हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। जो टॉपिक का नाम है दैट इज रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री पैनल रिपोर्ट ऑन कॉटन सेक्टर। तो कुल मिला के आज के हमारा टॉपिक का नाम है कॉटन इंडस्ट्री। और इसके ऊपर कॉटन सेक्टर के ऊपर पार्लियामेंट ने एक रिपोर्ट को तैयार किया है। जो रिपोर्ट को हम स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और ये जानेंगे कि पार्लियामेंट आखिरकार इस रिपोर्ट को क्यों बनाया है उसने, और इससे हमारे सेक्टर के अंदर, कॉटन सेक्टर के अंदर क्या बेनिफिट हो सकता है। कॉटन सेक्टर को पूरा समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि कॉटन आखिरकार है क्या, कॉटन हमारे लिए क्यों यूज़फुल है, कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे कॉटन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। पूरी जानकारी, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी की पूरी नॉलेज को हम लोग इकट्ठा करते हैं और उसके बाद आज की इस वीडियो के माध्यम से कॉटन सेक्टर को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। आई होप आप सब लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आएँ तो मेक श्योर करिएगा कि आप बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में जैसे ही कोई हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में आए। करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और उससे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि अकॉर्डिंग टू जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक है जो कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। प्लस सीडीएस, एनडीए एंड एफकैट जैसे एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप 100% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कॉटन क्रॉप की, तो इट इज़ अ खारिफ क्रॉप। अब जितने लोग खारिफ क्रॉप को नहीं समझते, वो चाहे तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके कह सकते हैं कि वो खारिफ क्रॉप को नहीं समझते। और अगर समझते हैं तो बहुत वेल एंड गुड है, नहीं समझते तो आप चैट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप के ऊपर बनाएंगे। दोस्तों, खारिफ क्रॉप की एक तरीके से मैंने आपको बताया कि जो कॉटन है वो एक खारिफ क्रॉप है। दूसरा, इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या रिक्वायरमेंट है, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि क्लाइमेटिक कंडीशन जो चाहिए होता है खारिफ क्रॉप कॉटन को ग्रो करने के लिए, दैट इज़ नियरली 21 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक। अब मैं आपसे ये डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न ये है कि अभी मैं आपके सामने इस चीज़ को प्रेजेंट करूँगा कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ से जो लीडिंग प्रोड्यूसर है। और आप सबको पता है कि लीडिंग प्रोड्यूसर से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आता है। अगर बात करा जाए कि इसको लगभग लगभग 21 से लेकर 30 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है, और ये जो क्रॉप है इसको लगभग 180 दिन का समय लगता है, 180 डेज़ का टाइम लगता है इस क्रॉप को पैदा होने में या फिर इस क्रॉप को पैदावार को बनने में। और अगर हम बात करें कि रेनफॉल की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो जिस भी एरिया के अंदर रेनफॉल का जो रेशियो है, अगर वो 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के आसपास में रहेगा, तो ये एरिया या कह लीजिए वो जगह बिल्कुल सूटेबल है कॉटन को ग्रो करने के लिए। बहुत गज़ब की बात है फिर ये। अगर मैं बात करूं कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में कॉटन को ग्रो करता है, तो कुछ ये जो क्राइटेरिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर वो इस तरीके से होगा कि सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला गुजरात है। गुजरात के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद जो थर्ड नंबर पे आता है दैट इज़ तेलंगाना। और तेलंगाना के बाद जो आता है वो है आंध्रा। और उसके आंध्रा के बाद जो आता है दैट इज़ राजस्थान। दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आप यूपीएससी के एग्जाम की, किसी भी यूपीएससी के एग्जाम के अंदर ये देख सकते हैं। इसलिए मैंने स्टेट का ऑर्डर लिख दिया है। अक्सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो आप गुजरात से इस तरीके से मार्क करेंगे, बट अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखा जाए तो सबसे पहले कहीं ना कहीं जवाब निकल के आएगा राजस्थान। अगर बात करी जाए इसकी क्या बोलते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के हिसाब से, तो इंडिया सेकंड नंबर पे आता है कॉटन को प्रोड्यूस करने में। वर्ल्ड लेवल पे अगर देखा जाए तो इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, फिर अगेन एक इंपॉर्टेंट सवाल। तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा प्रिय पड़ोसी चाइना। प्रिय पड़ोसी मतलब सरकास्टिक वे में मैंने आपको बोला, बोलेंगे कि ऐसा क्यों बोला आपने, तो ये सरकास्टिक वे में बोला। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है कि फेवरेबल सॉइल कंडीशंस क्या चाहिए होती है कॉटन को ग्रो करने के लिए। सॉइल कंडीशंस क्या चाहिए होती हैं कॉटन ग्रो करने के लिए, द आंसर इज ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक सॉइल चाहिए होती है कॉटन को ग्रो करने के लिए, ब्लैक कॉटन सॉइल कह सकते हैं। और ऐसे सॉइल कह सकते हैं जिसके अंदर वाटर रिटेंशन हाई रहती है, ब्लैक सॉइल कह सकते हैं। या फिर कह सकते हैं ऐसी सॉइल जिसके अंदर वाटर रिटेंशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। वो क्या बोलते हैं, सॉइल एकदम फेवरेबल है कॉटन को ग्रो करने के लिए। और अगर मैं क्या बताऊँ, बात करूँ कि कौन से स्पेसिफिक कितने तरह के कॉटन होते हैं,
तो लगभग लगभग 4 डिफरेंट तरह के कॉटन होते हैं और वो चारों तरह के कॉटन इंडिया के अंदर ग्रो किए जाते हैं। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर एज़ इट इज़ मेंशन्ड है, इस वजह से मैं आपको इस चीज़ का डिस्कशन कर रहा हूँ। ये चारों तरह के कॉटन क्या-क्या हैं? सबसे पहला है एशियन कॉटन, जिसको बोलते हैं एशियन कॉटन। दूसरा जो टाइप ऑफ कॉटन है, उसको बोलते हैं इजिप्शियन कॉटन। तीसरा अमेरिकन अपलैंड कॉटन, और जो चौथा है अमेरिकन कॉटन, और चौथा है जो अपलैंड कॉटन है। ये चारों तरह के कॉटन इंडिया के अंदर अवेलेबल है। एशियन हो गया, इजिप्शियन हो गया, ठीक है, अपलैंड हो गया और अमेरिकन हो गया। ये चारों तरीके के कॉटन जो है इंडिया के अंदर अवेलेबल है। चारों तरह के कॉटन को इंडिया के अंदर उगाया जाता है। ये हो गया इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि हम कॉटन सेक्टर के बारे में जानने से पहले पार्लियामेंट्री ने जो रिपोर्ट प्रिपेयर करी है, उससे पहले हमने थोड़ा जान लिया कि कॉटन का बैकग्राउंड क्या है ना? किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को स्टडी करने से पहले उसके बैकग्राउंड को पता किया जाता है, तो हमने इसके बैकग्राउंड को पता कर लिया। अब बात करते हैं कि आखिरकार पार्लियामेंट ने ये इस चीज़ को क्यों प्रेज़ेंट किया है। अब देखिए, इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, किसी भी चीज़ को टेक्निकली देखते हैं, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का, और गुजरात सबसे ज़्यादा कॉटन को प्रोड्यूस करता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पे कहीं न कहीं लेबर का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। जब लेबर का इन्वॉल्वमेंट रहता है दोस्तों, तो वहाँ पे कहीं न कहीं उनके राइट्स की बात होती है, और जहाँ पे राइट्स की बात होती है, वहाँ पे ज़रूर से ज़रूर एक ऑर्गेनाइज़ेशन अपने आप बीच में आ जाएगी, दैट इज़ पार्लियामेंट। और क्योंकि पार्लियामेंट का काम है रूल्स बनाना, क्योंकि पार्लियामेंट का काम है लॉज़ को प्रेज़ेंट करना, पार्लियामेंट का काम है चीज़ों को प्रेज़ेंट करना सही तरीके से, जहाँ पे किसी के साथ भेदभाव ना हो, चाहे किसी के साथ गलती ना हो, इस वजह से पार्लियामेंट ने अपनी रिपोर्ट को तैयार किया है। अब बात करेंगे इसमें पार्लियामेंट ने इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाया है? इसलिए दिखाया है कि हम कैसे इंडिया को फर्स्ट नंबर पे लेके जा सकते हैं। एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये पार्लियामेंट ने इंटरेस्ट इसलिए दिखाया है कि हम कैसे इसी के माध्यम से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर वर्क कर सकते हैं, टेक्सटाइल को और बेहतर लेवल पे लेके जा सकते हैं, कैसे लोगों का टेक्सटाइल से रिलेटेड स्किल्स डेवलपमेंट हम लोग करवा सकते हैं। इसलिए पार्लियामेंट ने इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया हुआ है। वापस से मैं बताता हूँ, लेबर इन्वॉल्व है इसके अंदर, क्योंकि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड लेवल पे कॉटन प्रोडक्शन में। तो जहाँ पे लेबर्स आएंगे, वहाँ पे लेबर्स से राइट से रिलेटेड बात होगी, और जहाँ पे लेबर्स के राइट से रिलेटेड बात होगी, तो पार्लियामेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट पार्लियामेंट का इसलिए भी है कि हम चाहते हैं कि इंडिया को नंबर 1 पे लेके जाएँ, और साथ साथ में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रो करें, और लोगों के जितने भी लेबर्स हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग काम कर पाएँ। और ये पॉलिसी जो है, ना केवल कॉटन के लिए डिस्कस करी गई पार्लियामेंट के अंदर, ऑल्सो फॉर जूट एंड ऑल्सो कॉटन और जूट, दोनों के लिए ये चीज़ को डिस्कस किया गया है पार्लियामेंट के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, केवल कॉटन के लिए डिस्कस नहीं करी गई, दोनों चीज़ों के लिए डिस्कस करी गई है। अब मैंने आपको बता दिया लगभग लगभग, ये सारी बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया है। इसको कॉटन को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं वाइट गोल्ड। वाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। स्टेटस अगर हम जाने कि क्या बोलते हैं, इसका क्या है, इंडिया के कितने स्टेट्स के अंदर, तो लगभग 11 स्टेट्स के अंदर इसको ग्रो किया जाता है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कॉटन इन इंडिया। सिग्निफिकेंस के ऊपर बात करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉटन इन इंडिया। तो सिग्निफिकेंस अगर हम देखें, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका ट्रिपल रोल होता है। कॉटन का ट्रिपल रोल होता है। ट्रिपल रोल क्या होता है? ट्रिपल रोल को अगर हम समझना चाहें, तो ये एक तरीके से फूड की तरह भी यूज़ किया जाता है, ठीक है? फूड की तरह भी यूज़ किया जाता है, इसको एक तरीके से फाइबर की तरह यूज़ भी किया जाता है, और तीसरा जो इसको तरीके से यूज़ किया जाता है, फीड करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अरे बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब हम लोग कॉटन का यूज़ करते हैं फूड के तौर पे, हम इसका यूज़ करते हैं फीड करने के लिए, और फाइबर के तरीके से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो एक तरीके से क्रूशियल क्रॉप बन जाता है हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी, और एग्रीकल्चर सेक्टर के हिसाब से भी। अगर हम बात करें, तो कॉटन को हिंदी में कपास बोलते हैं, वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग लगभग कॉटन कंपोनेंट का अगर हमें यूज़ देखें, इसके कंपोनेंट का अगर हम लोग इसका यूज़ देखें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 36% जो कॉटन है, वो यूज़ किया जाता है फाइबर में। फाइबर के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। 62% जो कॉटन की सीड्स हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? और लगभग लगभग 2% जो जितना भी कॉटन प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, उस 2% कॉटन वो हमारा जो है वो वेस्ट के तौर पे निकल जाता है, वेस्ट की तरह पे यूज़लेस हो जाता है, ठीक है?
कॉटन के जो सीड्स हैं वो एसेंशियल होते हैं वेजिटेबल ऑयल्स को बनाने में के लिए, और जितना भी केक का प्रोडक्शन है उसके अंदर कॉटन की सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अब अगर आप इसका यूज़ देखेंगे कॉटन की सीड्स का, तो वो किस लिए होता है? एक तो वेजिटेबल ऑयल्स को बनाने के लिए, वेजिटेबल ऑयल्स को बनाने के लिए कॉटन की सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ से रिलेटेड? जो केक है, केक के प्रोडक्शन के लिए कॉटन की सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कॉटन हमारे लिए कितना बड़ा, हमारी इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा रोल प्ले करता है। तीसरी अगर मैं बात करूं दोस्तों, तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बात करूं, तो इसका मार्केट कंट्रीब्यूशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हमको। मार्केट कंट्रीब्यूशन क्या है? मार्केट कंट्रीब्यूशन कॉटन का ये है कि ये कॉटन की जो सीड्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, वो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिकली प्रोडक्शन करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और तीसरे नंबर पे आता है कॉटन, कॉटन की सीड्स का नंबर तीसरे पे आता है। इससे पहले मस्टर्ड और सोयाबीन का नंबर आता है। तो ये इसका मार्केट कंट्रीब्यूशन, मतलब मार्केट के अंदर तीसरे नंबर पे आने वाली चीज़ है, तो ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है इसका बहुत बड़ा सेक्टर है जो इसका कंजप्शन करता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। चौथी चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसका सिग्निफिकेंस, वो ये है कि ये टेक्सटाइल का, टेक्सटाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमिनेंस एक तरीके से क्रिएट कर देता है। कॉटन इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बनाने में लगभग लगभग टू थर्ड का कंजप्शन करती है। दो तिहाई रोल है इसका कॉटन का टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर में के मामले में अगर हम देखना चाहें तो। अब बात तो ये हो गई, हमने बेसिक चीज़ को और सिग्निफिकेंस को भी अंडरस्टैंड कर लिया। अब अगर हम आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके हमें इसके अंदर जो चीज़ें पता चलती हैं, मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ द लोकेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट ऑफ वर्ल्ड, कि डिटर्मिनेंट्स कौन से मेन डिटर्मिनेंट्स हैं जिसकी वजह से कॉटन इंडस्ट्री को वहीं पे स्टैब्लिश किया जा सकता है जहाँ पे किया जाना चाहिए। ऐसे क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं उसको अगर अंडरस्टैंड करें, तो डिटर्मिनेंट्स के अंदर कुछ बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला कि रॉ मटेरियल कहाँ पे अवेलेबल है। हम फैक्ट्रीज तो वहीं पे सेटअप कर सकते हैं ना। डिटर्मिनेंट्स ऑफ फैक्ट्री, हम फैक्ट्री तो केवल वहीं पे सेटअप कर पाएंगे जहाँ पे हमारे पास में रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कहाँ पे अवेलेबल होगा दोस्तों? रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा जैसे कि वो एरिया जहाँ पे कॉटन सबसे ज़्यादा ग्रो हो रहा है। तो मैंने आपको बताया कि गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कॉटन सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि रॉ मटेरियल वहाँ पे है, तो फैक्ट्रीज़ को भी वहाँ पे सेटअप किया जाएगा। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिक्वायर्स अ स्टेडी एंड abundant सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन, देयरफॉर proximity of cotton producing region is crucial factor in determining the location of the industry। तो इसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर आप कह सकते हैं कि सिंपल सी बात है, अगर गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है कॉटन की, तो उस एरिया के अंदर जो भी फैक्ट्री सेटअप करेगा उसके लिए ईजी रहेगा, रॉ मटेरियल ईजीली अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा फैक्टर जो चाहिए फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए, दैट इज़ लेबर सप्लाई। कांस्टेंट लेबर सप्लाई जहाँ पे हो सकती है वहाँ पे भी इस चीज़ को स्टैब्लिश किया जा सकता है। लेबर सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अडोरेबल अफोर्डेबल वर्क प्लेस इज एसेंशियल कंसिडरेशन। तो इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे दिया देखा जाता है कि इंडिया के अंदर बिहार से और बहुत सारे स्टेट से, बिहार और महाराष्ट्र से लोग माइग्रेट करके कहाँ जाते हैं? जहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज जहाँ पे सेटअप हो रखी, बिहार एंड महाराष्ट्र के जितने लोग हैं वो ज़्यादातर मूव करते हैं, पलायन करते हैं कहाँ पे? गुजरात की तरफ में। यहाँ पे इनफैक्ट साउथ साइड से भी बहुत सारे लोग, नॉर्थ साइड से भी बहुत सारे लोग गुजरात या फिर कोस्टल एरियाज, जिन जिन स्टेट्स के अंदर कॉटन को प्रोड्यूस किया जाता है, उन सभी स्टेट्स के अंदर बहुत सारे लोग एज अ वर्कर, एज अ पर्सन वहाँ पे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसके अंदर इस आर्टिकल के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर ये दिया गया था कि बांग्लादेश और वियतनाम जो है वो मेजर सप्लायर बन रहे हैं कॉटन टेक्सटाइल में चीप लेबर के तौर पे। वियतनाम और बांग्लादेश के अंदर से लोग मूव करते हैं दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, खासकर चाइना के अंदर, वर्ल्ड लेवल पे अगर आप देखेंगे कॉटन इंडस्ट्री के अंदर वर्क करने के लिए। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन भाई, अपने हिसाब से अपने नोट्स को बनाना, क्योंकि मेरे यहाँ पे टैब में थोड़ा सा फास्ट लिखने के चक्कर में राइटिंग बहुत गज़ब की ख़राब होती है।
तो तीसरा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन। हमने ट्रांसपोर्टेशन की जगह कुछ और लिख दिया, ट्रांसपोर्टेशन, कि जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल रहे और जहाँ पे क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही तरीके से हो, वो एक तरीके से बहुत बेनिफिशियल जगह होगी आसानी से फैक्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और जैसे कि मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि जिस रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होगा उस रीजन के अंदर ही फैक्ट्रीज को सेटअप किया जा सकता है। इस आर्टिकल के अंदर शंघाई का एग्जाम्पल दे रखा था कि शंघाई के अंदर फैक्ट्री सबसे ज़्यादा सेटअप की गई हैं बिकॉज वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। चौथा जो पॉइंट है दोस्तों, जो फोर्थ पॉइंट है, दैट इज रिलेटेड टू मार्केट एक्सेस। फैक्ट्रीज को सेटअप वहाँ पे किया जाता है कि जहाँ पे मार्केट एक्सेस भी इजीली अवेलेबल हो, तो ये मार्केट एक्सेस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉक्सिमिटी टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट एज एन important determinant. Cotton textile industry often locate themselves close to large market and to minimize ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड इंश्योर टाइमली डिलीवरीज। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो भी इंडस्ट्रीज सेटअप की जाती हैं वो कोस्टल रीजन के अंदर सेटअप की जाती हैं ताकि नेशनल प्लस इंटरनेशनल दोनों तरीके का उनको ट्रेड मिल पाए, दोनों तरीके का ट्रेड एक्सेस उनके पास में आ पाए। मार्केट एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिटरमाइन करने के लिए, वरना किसी भी फैक्ट्री के अंदर सामान तो पड़ा रहेगा बट वो सेल नहीं हो पाएगा। तो सेल के लिए मार्केट एक्सेस इंपॉर्टेंट होता है। फिफ्थ पॉइंट के अंदर अगर मैं बात करूँ, फिफ्थ पॉइंट जो है दैट इज़ रिलेटेड टू पावर सप्लाई। अब इसकी ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वैसे काउंट हो जाता है बट फिर भी इसको हम लोग अलग से कंसिडर करते हैं क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर दे रखा है कि पावर सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन और एनर्जी का यूज़ होना और एनर्जी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में यूज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एक बहुत क्रूशियल फैक्टर है फैक्ट्रीज को स्मूथली रन करने के लिए। अगर बात करी जाए सिक्स्थ पॉइंट की, तो वो आता है, सिक्स्थ पॉइंट आता है इनोवेशन। इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का इनोवेशन इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द क्यू। देखिए एक मशीन है, इस मशीन का यूज़ करके अगर आप कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं लगभग लगभग ये मान के चलिए 6 घंटे में, एग्जाम्पल के तौर पे 100 kg, 6 घंटे में आप 100 kg केवल कॉटन को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, वहाँ से उसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं, फैब्रिक के रूप में उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं। बट वहीं पे दूसरी तरीके पे एक और मशीन है जो 2 घंटे में, 2 आवर्स के अंदर लगभग लगभग 50 kg कॉटन को कन्वर्ट कर दे रहा है या 100 kg कॉटन को कन्वर्ट कर दे रहा है। तो ये इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनोवेशन ये बताता है कि हम कैसे, किस तरीके से हम जल्दी से, आसानी से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके चीज़ों को ग्रो कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए फैक्ट्रीज को डिटरमाइन करने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब अगर इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन का, सेकंड लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन का, फैक्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए क्या चैलेंजेस आते हैं, तो अब ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके हम अब समझ सकते हैं कि आखिरकार चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं कॉटन इंडस्ट्री को। चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं कॉटन इंडस्ट्री को, अब हमें सारी चीज़ें पिक्चर क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज का चैलेंज आता है। अब इस क्लाइमेट चेंज के अंदर क्या सबसे पहला क्या कारण हो सकता है? ज़ाहिर सी बात है, कॉटन एक ऐसा क्रॉप है जिसके अंदर रेनफॉल कम से कम मात्रा में चाहिए होती है। तो अगर इराटिक रेनफॉल पैटर्न होता है किसी जगह के अंदर, उस इराटिक रेनफॉल की वजह से क्लाइमेट में चेंज आएगा और कहीं ना कहीं क्रॉप के ऊपर असर पड़ेगा। तो सबसे इसका क्लाइमेट चेंज के अंदर भी हम पहला रीज़न डाल सकते हैं, दैट इज़ इराटिक क्लाइमेट चेंज। इराटिक क्लाइमेट चेंज मतलब, मैं आप ये देखिए, मैंने आपको हेडिंग से एक हेडिंग के बाद में एक सब हेडिंग दे दी है, इरेटिक क्लाइमेट चेंज। इस इरेटिक क्लाइमेट चेंज के अंदर अनप्रडिक्टेबल रेनफॉल कह लीजिए या फिर इरेगुलर रेनफॉल कह लीजिए, ये पूरी तरीके से इफ़ेक्ट करता है कॉटन के क्रॉप को। कॉटन एक तरीके से स्पेसिफिक ऐसा क्रॉप है जिसको वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा नहीं चाहिए, नॉर्मल लेवल पे चाहिए, बहुत कम लेवल पे चाहिए। और अगर जितना ज़्यादा इसमें अंदर वाटर कंटेंट अगर ज़्यादा हो जाएगा, रेनफॉल अगर होगी, तो कॉटन की क्वालिटी जो है या फिर उसकी क्वालिटी का जो वेरिएशन है वो बहुत डिग्रेड होता चला जाएगा। दूसरा इसके अंदर आता है वो आता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट। एक्सट्रीम वेदर इवेंट, पहला क्लाइमेट चेंज हो गया, इसके सॉरी पहला इरेटिक क्लाइमेट हो गया, दूसरा हो गया हमारा एक्सट्रीम वेदर इवेंट। एक्सट्रीम
एक्सट्रीम वेदर इवेंट, एक्सट्रीम वेदर इवेंट के अंदर हमारे वो सारी चीज़ें, जैसे कि फ्लड हो गया, जैसे कि ड्राउट हो गया, जैसे कि यूरिकन हो गया, साइक्लोन हो गया। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसे इवेंट है वेदर से रिलेटेड जो इसकी ग्रोथ को हिंडर करते हैं और कहीं ना कहीं वाटर लेके आ जाते हैं या फिर वाटर की स्कैसिटी पैदा कर देते हैं। ये ड्रॉट हो गया, वो वाटर की स्कैसिटी पैदा कर देता है। फ्लड जो हो गया, एक्सेस मात्रा में लेके आ जाता है किसको, पानी को लेके आ जाता है। तीसरा इसके अंदर जो पॉइंट हो गया क्लाइमेट चेंज के अंदर, जो थर्ड सब हेडिंग हो गई, वो टेम्परेचर एक्सट्रीम हो गए। टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, राइज होना टेम्परेचर, उसके बाद फिर रिड्यूस होना टेम्परेचर अचानक से, वो कहीं ना कहीं क्रॉप के ऊपर फ़र्क डालता है, उसकी प्रोडक्शन के ऊपर फ़र्क डालता है। तो टेम्परेचर एक्सट्रीम्स जो है वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं कॉटन की ग्रोथ के लिए, वो इम्पैक्ट करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिटोराइजेशन ऑफ सॉइल, डिटोराइजेशन ऑफ सॉइल, क्योंकि आज जैसा कि हम लोगों को पता है कि पेस्टिसाइड और केमिकल का बराबर मात्रा में इस्तेमाल करने की वजह से सॉइल का डिटोराइजेशन हो जाता है और उसकी वजह से सॉइल की जो हेल्थ है उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे सॉइल के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज या फिर माइक्रोबाइल्स प्रेजेंट होते हैं, क्रॉप को उगाने की में हेल्प करने वाली चीज़ें, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं। दूसरा जो चैलेंज आता है दोस्तों क्रॉप के अंदर, कॉटन क्रॉप के अंदर, दैट इज लो ईल्ड। लो ईल्ड, लो ईल्ड का मतलब क्या है, पैदावार ही उतनी ज़्यादा नहीं हुई। लो ईल्ड, आज के टाइम पे जो इंडिया प्रेजेंट टाइम पे लगभग लगभग 447 तक का कॉटन प्रोड्यूस करता है। कहाँ पे? लगभग लगभग 1 हेक्टेयर के अंदर। 1 हेक्टेयर के अंदर अगर आप बात करें तो लगभग इट इज़ 1 हेक्टेयर इज़ लगभग लगभग, ये मान के चलिए चाइना के कंपैरिजन में अगर हम इसके डाटा को देखें, तो मैं के कंपैरिजन देख रहा हूँ कि चाइना कंपैरिजन में 193 केजीज लगभग लगभग 1 हेक्टेयर के अंदर प्रोड्यूस करता है। आप देखिए 3 गुना नहीं, 4 गुना तक का डिफरेंस है, और इस 4 गुना के डिफरेंस की वजह से ही जो चाइना है दैट इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर। अब आप देखिए कि हम लोग कितना इस चीज़ से रिलेटिवली पीछे हैं। अब चाइना में ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि वहाँ पे कहीं न कहीं सीड जो एक तरीके का वो यूज़ करते हैं, वो सीड की वजह से इनके पास में ये इतना प्रोडक्शन होता है। इसको बोलते हैं पिंक बोलवर्म इन्फेस्टेशन सीड होती है, जो ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम लोग इस सीड को इस्तेमाल नहीं करते हैं। तीसरा जो रीज़न है, थर्ड जो कारण है, थर्ड जो वजह है, जो चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू पेस्ट एंड डिजीज़। पेस्ट एंड डिजीज़, कि कॉटन के अंदर कोई भी क्रॉप हो उसके अंदर कीड़े वीड़े लगते हैं आकर के। तो पेस्ट एंड डिजीज़ इज़ अनदर रीज़न जिसकी वजह से क्रॉप के ऊपर पूरा इफेक्ट आता है। इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ छोटे छोटे पिंक कलर के कीड़े निकल करके आ जाते हैं, उसके ऊपर लग जाते हैं। तो हम लोगों के पास में कुछ पेस्ट से रिलेटेड चीज़ें होंगी जिससे वजह से हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं, और वरना ये एज अ चैलेंज यहाँ पे लोगों को मिलती हैं आकर के। फोर्थ जो पॉइंट है वो है हाई इनपुट कॉस्ट। अब कॉटन के प्रोडक्शन के अंदर बहुत इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इनपुट कॉस्ट होने की वजह से ज़्यादा लोग इसको फार्मिंग में नहीं करते हैं। ठीक है। इसके अंदर लाइसेंसिंग फ़ीस भी चाहिए होती है, और एक तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड आपके पास सीड होनी चाहिए, तब जा कर के आप आसानी से इसके अंदर खेती कर सकते हैं। अगर आपके पास वही पुराने कॉटन के सीड्स हैं तो अगर आप इसका प्रोडक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाई क्वालिटी सीड्स चाहिए होती हैं, फर्टिलाइज़र्स चाहिए होते हैं, पेस्टिसाइड्स चाहिए होता है, लेबर का खर्चा होता है, मशीनरी का खर्चा होता है, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हाई इनपुट कॉस्ट बना देता है इसकी क्रॉप को करने के लिए, किसकी, कॉटन की खेती करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, जब हाई इनपुट कॉस्ट होगा मतलब एंट्री लेना जितना भी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, उतना ज़्यादा नंबर ऑफ़ लोगों का जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो इसीलिए इनपुट कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा लोग इसकी खेती नहीं करते हैं। अगला जो फिफ्थ जो कारण है, पांचवा जो नंबर का कारण है, इसके अंदर जो चैलेंज फेस करते हैं किसान, दैट इज़ कंपनसेशन फ्रॉम अदर क्रॉप्स। अगर बात करी जाए दाल के मुकाबले या ऑयल सीड के कंपैरिजन में, तो इसके अंदर कंपनसेशन भी कम होता है। जो गवर्नमेंट कंपनसेशन देती है क्रॉप के फेलियर के अंदर, वो कॉटन के अंदर वो कंपनसेशन भी कम है। इस वजह से बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो रिस्क नहीं लेते हैं, और
इसकी कॉटन की जगह ऑल्टरनेटिव क्रॉप को ग्रो करना प्रेफर करते हैं, जो कि लोकल मार्केट के अंदर बेटर प्राइस के अंदर, बेटर रिटर्न के हिसाब से और रिसोर्स इंटेंसिफाई करते हुए आसानी से उसको सेल किया जा सकता है। इसलिए लोग पल्सेस और ऑयल सीड्स को ग्रो करना कंपैरिजन में, कॉटन के कंपैरिजन में प्रेफर करते हैं। पाँचवा हो गया। छठवें अगर चैलेंज की मैं बात करूं तो दैट इज रिलेटेड टू प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न। प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न्स की अगर बात करी जाए तो इसके अंदर ये होता है कि फार्मर आसानी से सोचता है कि हम स्विच कर लेते हैं उस क्रॉप को जिस क्रॉप से हमें ज़्यादा पैसे के या मॉनेटरी बेनिफिट आ रहा है, उसको हम लोग लगाना शुरू कर देते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, वही कंपनसेशन वाली चीज़ जो मैंने डिस्कस करी आपसे कि जहाँ से बेटर प्रॉफिट निकल के आ रहा है, आदमी उसकी तरफ सोचता है। अच्छा, अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो सेवेंथ पॉइंट दैट इज़ लिमिटेड मार्केट एक्सेस। कॉटन से लेकर के उनके पास में बहुत लिमिटेड मार्केट है उनके पास, और लिमिटेड मार्केट का एक्सेस है कि वो अपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा दूर तक कहीं ज़्यादा सेल नहीं कर सकते हैं जा करके। इसलिए वो लोग इस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कॉटन ग्रोन इन अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कॉटन ग्रोन इन इंडिया फेस constraints in reaching the market and are compelled to sell their harvest at reduced rate टू इंटरमीडिएटर्स। तो पहली बात तो है कि मार्केट है नहीं, इस वजह से मार्केट ना होने हो पाने की वजह से जो इंटरमीडिएटर्स होते हैं उनको बहुत कम प्राइस में, रिड्यूस्ड प्राइस में उनको बेचना पड़ता है। और एट्थ पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एट पॉइंट ये कहता है कि ड्रथ DROUGHT ड्रॉट रेजिस्टेंस। इस ड्रॉट रेजिस्टेंस के अंदर आप जान सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव क्रॉप जैसे हो गया कोई और, इसके अलावा जो कोई और क्रॉप हो गया, वो किसी भी क्लाइमेट कंडीशन के अंदर ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर कोई प्रेफर्ड रीजन या प्रेफर्ड चॉइस नहीं होती कि यहीं पे ग्रो होना चाहिए या फिर यहीं पे हो सकता है। बट वाटर लेवल के अगर इसके अंदर हम बात करें, कॉटन के अंदर हम बात करें, तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर अगर ज़्यादा होगा, ग्राउंड वाटर का टेबल अगर बढ़ जाएगा तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल होता है। कहीं कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा है तो भी दिक्कत है, कम है तो भी दिक्कत है, वो पूरी तरीके से समस्या का एक तरीके से प्रॉब्लम बन जाता है। तो इसी वजह से महाराष्ट्र और गुजरात को इसके अंदर क्रॉप को प्रोडक्शन करने में आसानी भी रहती है, और राजस्थान को बहुत समय लगता है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा वाटर की अवेलेबिलिटी भी कम है। तो अब ये आप समझ सकते हैं कि ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। अब बात करते हैं कि पार्लियामेंट की कमेटी ने इसके अंदर क्या किया है। पार्लियामेंट की, अब यही हमारा टॉपिक था बेसिकली, बट हमने पूरी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, पूरी चीज़ों को डिस्कस किया, पूरी चीज़ों को समझा। तो पार्लियामेंट की अगर हम रिपोर्ट को अब समझेंगे तो अब हमें आसानी से समझ में आएगा। तो ये डालते हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट रिपोर्ट। पार्लियामेंट ने क्या बोला? पार्लियामेंट ने बोला है कि हम यहाँ पे एक अम्ब्रेला पॉलिसी लेके आएंगे। अम्ब्रेला पॉलिसी मतलब एक तरीके से शेल्टर प्रोवाइड करेंगे उन सभी किसानों को, उन सभी फार्मर्स को जो कॉटन सेक्टर के अंदर वर्क करेंगे। अम्ब्रेला पॉलिसी टू ऑल द फार्मर्स हु आर वर्किंग इन द कॉटन सेक्टर। इसके अंदर जितने भी चीज़ों को उनको रिक्वायरमेंट रहेंगी, ठीक है, वो गवर्नमेंट इसको साझा कराएगी। पहली चीज़ गवर्नमेंट ने जो बताई, पार्लियामेंट ने डिस्कस करी, उन्होंने बोला कि ओवरहॉलिंग होगा जो क्रॉप सिस्टम से रिलेटेड, उसको स्ट्रेंथन करेंगे। और उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जितने भी मिडल मैन होंगे उनको रिमूव करेंगे, मार्केट की लिंकेज को बेटर करेंगे, मार्केट की लिंकेज को बेटर करेंगे, मिडल मैन को रिमूव करेंगे। दूसरा पॉइंट जो था, मिडल मैन जितने भी है उनको रिमूव किया जाएगा, मिडल मैन को रिमूव किया जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने बताई, वो ये बताई पार्लियामेंट कमेटी ने, वो ये बताई कि रिसर्च और डेवलपमेंट को एनहांस किया जाएगा। कॉटन के प्रोडक्शन से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाएगा टू इन्हांस द कॉटन इंडस्ट्री। जो नेक्स्ट पॉइंट इधर पे डिस्कस हुआ वो ये है कि पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को भी कंट्रोल किया जाएगा और बेटर पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को लेके आया जाएगा। बेटर पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को लेके आया जाएगा, जिससे कि आसानी से पेस्ट को ख़त्म किया जा सके। एडिशनली गवर्नमेंट ने इसमें ये भी बताया है कि इरिगेशन प्रैक्टिसेस को भी वो बेटर करेंगे। बेटर इरिगेशन प्रैक्टिसेस, बेटर इरिगेशन प्रैक्टिसेस। ओके, अब अगर हम इस सब चीज़ों को कंसिडर करें, इस सब चीज़ों को देखें, तो जितना भी प्राइस कैप है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा सेक्टर्स को लीड किया जाता है,
वो सारी चीज़ों के नियम कानून कुछ इस तरीके से बनाएंगे जिससे कॉटन ग्रोइंग फार्मर जो हैं उनको बेनिफिट मिले। कॉटन ग्रोइंग जो फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट मिले, ग्रोइंग फार्मर्स वुड गेट द बेनिफिट, गेट बेनिफिटेड। ये सिंपल सी चीज़ थी इस वाली रिपोर्ट के अंदर। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है नोट करने वाली हैं, इसके अंदर आईपीएम है। आईपीएम के बारे में जिक्र हुआ। आईपीएम क्या होता है? आईपीएम होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसकी चीज़ के चलते प्रमोट करना है और अडॉप्ट करना है पेस्ट मैनेजमेंट चीज़ों को, जिसके अंदर से नेचुरल तरीके से क्रॉप को बचाया जा सके। टार क्रॉप्स और बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को रखा जाए, बाकी सारे जो बुरे इंसेक्ट्स हैं उनको किल कर दिया जाए। दूसरा इसके अंदर आईपीएम मैंने आपको बताया। दूसरा कमिटी बेस्ड सीड बैंक बनाए, कमिटी बेस्ड कम्युनिटी बेस्ड सीड बैंक्स, सीड बैंक। अब कम्युनिटी बेस्ड सीड बैंक से क्या होगा? कम्युनिटी बेस्ड सीड बैंक जो होंगे वो बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स को प्रोवाइड करेंगे, जिससे कोई भी फार्मर जो क्रॉप लेके जाएगा उसको वो बेटर तरीके से प्रोडक्शन कर सकता है। इसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स होंगी। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स होंगी वो एक तरीके से ज़्यादा प्रोडक्शन लेकर के आने में मदद करेंगी। तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बता ही दिया, मार्केट लिंकेज प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया जाएगा। मार्केट लिंकेज प्लेटफॉर्म को ये क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, जिससे कि मिडल मैन का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा। और मिडल मैन का जैसे इन्वॉल्वमेंट कम होगा तो फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और फार्मर्स के पास से बायर्स डायरेक्टली सामान लेके जाएंगे। ये इस चीज़ के बारे में इन्होंने बात करी। और नेक्स्ट एक जो और पॉइंट जो था वो वैल्यू एडिशन थ्रू लोकल प्रोसेसिंग। इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि वैल्यू एडिशन करवा दिया, लोकल प्रोसेसिंग करवा के। वैल्यू एडिशन थ्रू थ्रू लोकल प्रोसेसिंग, आई एम सॉरी, थ्रू लोकल प्रोसेसिंग, थ्रू लोकल प्रोसेसिंग इस चीज़ को इंक्रीज़ किया जाएगा, एक तरीके से क्रिएट कर देगा ये। इसके माध्यम से जो लास्ट वाला पॉइंट है, इसके माध्यम से वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी, वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी लोगों के बीच में, जिससे वो आसानी से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आसानी से ग्रोथ कर सकते हैं, आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। इसके अंदर जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स चल रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, क्योंकि जब हम इतनी सारी चीज़ डिस्कस कर रहे हैं तो उन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को भी जान लेना चाहिए, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनिशिएटिव्स क्या गवर्नमेंट ले रखी है, तो उस इनिशिएटिव्स के बारे में आप नोट कर सकते हैं इस पॉइंट के अंदर। गवर्नमेंट के जो ऑलरेडी इनिशिएटिव चल रहे हैं वो है पीएम मित्र, PMMITRA। पीएम मित्र का फुल फॉर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम। ये इसके चलते गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रोथ दिलाने के लिए इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है, जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री आसानी से ग्रोथ कर सके। दूसरी जो गवर्नमेंट की इसके अंदर स्कीम चल रही है दैट इज़ PLI। PLI क्या है? PLI है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, लिंक्ड इंसेंटिव, ये क्या करेगा? आप को प्रमोट करता है प्रोडक्शन करवाने के लिए, ठीक है। और फैब्रिक की क्वालिटी, फैब्रिक की टेक्निकलिटीज़ को और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करके इसको यूज़ में लेके आता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, ठीक। अगला जो इसके अंदर ऑलरेडी जो इनिशिएटिव चल रहा है, कॉटन डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तीसरा पॉइंट क्या है? कॉटन डेवलपमेंट प्रोग्राम, कॉटन डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, NFSM, ठीक है। दो ऑलरेडी इनिशिएटिव के अंदर चौथा पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो मोबाइल एक ऐप गवर्नमेंट ने बना रखा है जिसका नाम है कॉट एलाई, कौटल्य।
इस कौटल्य ऐप के माध्यम से फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपीज जो होते हैं वो फाइंड आउट करने में आसान रहेगा। ठीक है। और इसके माध्यम से गवर्नमेंट ने क्या किया, अवेयरनेस को इंक्रीज़ किया लोगों के बीच में कि कैसे वो लोग अपने क्रॉप के माध्यम से ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, नुकसान से बचा सकते हैं। पांचवा पॉइंट जो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव ले रखा है वो ये कि कस्तूरी कॉटन इंडिया करके जो एक आप देखते होंगे, ब्रांड देखते होंगे मार्केट के अंदर, कस्तूरी कॉटन इंडिया। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो फार्मर का जो अगर उनके पास में कोई सेल नहीं करता है, उस कॉटन को कोई सेल नहीं खरीदता नहीं है, तो गवर्नमेंट उस सारे कॉटन को खरीद लेती है और उसको कस्तूरी कॉटन इंडिया के ब्रांडिंग से मार्केट के अंदर सेल करवाती है। इसके अंदर जो सिक्स पॉइंट जो ऑलरेडी इनिशिएटिव चल रहा है उसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है टारगेट करना टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स को क्रिएट करना। इस एग्रो इकोलॉजिकल मतलब ये ऑलरेडी चल रहे हैं, एग्रो इकोलॉजिकल जोन के चलते, इकोलॉजिकल जोन के चलते क्या किया जाएगा कि यहाँ पे कॉटन की प्रोडक्शन को और ज़्यादा इन्हांस कर दिया जाएगा। इसके अंदर दो और गज़ब के प्रोग्राम चल रहे हैं एग्रो इकोलॉजिकल जोन के अंदर। एक है सामर्थ, SAMARTH, इसका नाम आपने हो सकता है सुना हो। सामर्थ के अंदर क्या होता है, ये स्कीम है फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सामर्थ खुद सामर्थ बन जाए। और दूसरा जो है वो है अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, इसको हम बोलते हैं ATUFS, अपग्रेडेड अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड फंड स्कीम। इसके अंदर से गवर्नमेंट से फंड्स मिल जाते हैं और इसके अंदर से बिल्डिंग की कैपेसिटी जो है उसको बिल्ड करने की और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का जो एक तरीके से कह सकते हैं बेनिफिट है वो मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो आज हमने बहुत गजब के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया, कॉटन से रिलेटेड हमने बहुत सारी जानकारी ली है। हमने पहले अंडरस्टैंड किया, मैं पूरी तरीके से आपको रिवीजन कराता हूँ कि क्या क्या हम लोगों ने किन किन चीज़ों के ऊपर बात करी। हमने सबसे पहले बात करी कि कॉटन कैसे कौन सा क्रॉप है, खारिफ क्रॉप है कि राबी क्रॉप है, खारिफ क्रॉप है, क्या टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स होती है, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा ग्रो करता है, कौन से टाइप की सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और कितने टाइप का कॉटन होता है। हमने इन सब चीज़ों के ऊपर बात किया। फिर हमने बात करी कि आखिरकार पार्लियामेंट के अंदर ये रूल क्यों बनाना ज़रूरी पड़ा, कि क्यों पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन हुआ। फिर हमने कॉटन की सिग्निफिकेंस को अंडरस्टैंड किया। फिर हमने बात करी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फैक्ट्री को सेटअप किया जा सकता है, कॉटन रिलेटेड फैक्ट्री को सेटअप किया जा सकता है। फिर हमने बात करी कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं फार्मर्स को। और उसके बाद हमने बात करी कि पार्लियामेंट ने ऐसे कौन कौन से रूल्स बनाए जो फार्मर को हेल्प करेंगे। और इसके बाद में हमने बात की कि ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं या फिर ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने ले रखा है। अब इन सब चीज़ों को अगर मद्देनज़र हम रखें तो कॉटन इंडस्ट्री को हम लोग और बूस्ट कर सकते हैं और आने वाले समय में हम अपनी पर हेक्टेयर इन जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन टिल दी एंड। आई होप आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा और थोड़ा सा जो चीज़ें आपने सीखा है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चले। हैव अ वेरी गुड डे।